इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास है, जो हमारा जो आज का पहला टॉपिक है, इसमें हम जो है ये आपका इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है और इसमें हम जो है ईरान का जो चाबार पोर्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आपका जो पहला टॉपिक है वो है कि इंडिया जो है डील साइन करने जा रहा है, एक लॉन्ग टर्म डील जो है वो साइन करने जा रहा है ईरान के साथ। ईरान में जैसा कि आप सबको पता है कि हमने पिछली क्लासेस में भी हमने किया है, करंट अफेयर की क्लासेस में, कि हमने जो है एक पोर्ट जो है वहाँ पे ईरान में हम डेवलप कर रहे हैं। तो उस पोर्ट का नाम है चाबार पोर्ट। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ है उसी से रिलेटेड है। तो देखते हैं। इंडिया टू साइन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद ईरान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाबार पोर्ट। जो चाबार पोर्ट है उसकी डेवलपमेंट के लिए हम जो है ईरान के साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करने जा रहे हैं। तो उसके अलावा एक और जो है पोर्ट जो है हम्बनटोटा का पोर्ट है, वो उसको हमने 100 साल की लीज पे लिया हुआ है। ठीक है, तो वो तो 100 साल के लिए वहां पे हम कुछ भी किसी भी तरीके से जो है डेवलपमेंट कर सकते हैं या किसी भी तरीके से उसको यूज में ला सकते हैं। लेकिन ये जो चाबार पोर्ट है इसकी जो लीज है हमें उसके अकॉर्डिंग मिलेगी कि कितना हम जो है इसके ऊपर डेवलपमेंट जो है वो कितनी हम डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। तो उसी पे डिपेंड करेगा कि जो ईरान है वो हमें ये जो चाबार पोर्ट है इसकी लीज कितने टाइम के लिए देगा। ठीक है, उसके अलावा मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि ये जो हम्बनटोटा पोर्ट है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है या मुझे मैसेज कर देना। आपको ये बताना है कि ये जो हमने 100 साल की लीज पे लिया हुआ है ये जो पोर्ट है ये कौन सी कंट्री में है। ठीक है, कौन सी कंट्री से ये हमने लीज पे लिया है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम आते हैं अपनी जो करंट अफेयर है, ठीक है, चाबार पोर्ट पे। तो इसमें क्या है कि ये जो पोर्ट है ना चाबार पोर्ट, अब जनरली न्यूज में ये कह दिया जाता है कि ये जो पोर्ट है ये हमने बनाया या हमने डेवलप किया या ये जो पोर्ट है इंडिया डेवलप कर रहा है या इंडिया का ये पोर्ट है ईरान में। असल में ऐसा नहीं है। ये जो पोर्ट है वो प्रॉपर 100% जो है वो हमारा नहीं है। ठीक है, पहली बात, इसका सिर्फ एक टर्मिनल है जिसका नाम है शहीद बेहस्ती। ठीक है, ये टर्मिनल जो है ये हमारा है। ठीक है, शहीद बेहस्ती टर्मिनल। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि हमारे जो है कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे गए थे ईरान में और उन्होंने वहां पे क्या किया, 6 मोबाइल हार्बर क्रेन्स जो है वहां पे इंस्टॉल की है। ठीक है, मतलब उसके इनॉग्रेट किया है उन्होंने। तो ये जो मोबाइल हार्बर क्रेन्स जो होती हैं या जो पोर्ट्स होते हैं ना, वहां पे जो कंटेनर्स होते हैं उनको इधर से उधर जो होता है ट्रांसफर करना होता है। तो उसके लिए उनको ट्रांसफर करने के लिए जो बड़ी बड़ी क्रेन्स होती है उनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ऐसी जो 6 मोबाइल हार्बर क्रेन्स जो हैं वो यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई है, यहाँ पे इंस्टॉल की गई है शहीद बेहस्ती टर्मिनल पे, जो किसका टर्मिनल है, ये चाबार पोर्ट का। ठीक है, उसके अलावा ये जो पोर्ट हम जो डेवलप कर रहे हैं या ईरान के साथ मिलके हम डेवलप कर रहे हैं, ये बेसिकली इसको डेवलप करने का मकसद ये है कि जैसा कि आपको पता है कि चाइना जो है BRI चला रहा है। BRI का मतलब है बेल्ट रोड इनिशिएटिव। इसमें क्या है कि चाइना अलग अलग देशों में जो है अपनी वो जो रोड कंस्ट्रक्शन जो है वो कर रहा है, जिसकी मदद से वो चीजों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है, अब इंडिया जो है उसको काउंटर करने के लिए जो है ये जो हम ईरान जो है उसको उसमें जो है अपना ये जो पोर्ट है चाबार पोर्ट, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो हमें सौंपा गया है। और उसके अलावा ये अब इसका जो स्टैटिक पार्ट थोड़ा सा है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये जो चाबार पोर्ट है ये न्यूज में आता रहता है। ठीक है, जिससे हमने जो क्वेश्चन जो था एक डिस्कस किया था GST काउंसिल से रिलेटेड, GST के स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, तो ये जो चाबार पोर्ट है इसका थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन आपको पता होना चाहिए। ये आगे जाके मैं कंटिन्यू करता हूँ कि ये किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल होगा। पहले आप इन चीजों को समझ लो कि ये चाबार पोर्ट जो था किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आता है और क्यों कब से इसका जो काम होता है वो शुरू करवा दिया जाता है और क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो एग्रीमेंट होता है 2003 में इसकी बात होती है। उस टाइम पे PM जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे। तो उन्होंने ये जो प्रोजेक्ट था उसको 3 फोल्ड ऑब्जेक्टिव के मोटिव से स्टार्ट किया था। उनके 3 ऑब्जेक्टिव थे। 3 ऑब्जेक्टिव क्या थे? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया का पहला ऑफशोर पोर्ट जो है वो बनना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने उसके लिए ईरान को चूज किया।
दूसरा ऑब्जेक्टिव सर्कमवेंट पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान को सर्कमवेंट करना है। वो क्यों करना है और किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आपको मैप के थ्रू करवा दूंगा, ठीक है। अभी मैं मैप ड्रॉ कर दूंगा, फिर मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से हम इसको जो है पाकिस्तान को सर्कमवेंट करना है, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान को सर्कमवेंट करना है। वैसे मोटा मोटा समझ लो होता क्या है कि जब अगर हमें कुछ भी अफगानिस्तान में भेजना पड़ता था तो हम पाकिस्तान के थ्रू भेजना पड़ता था पहले। उस वजह से क्या होता था कि पाकिस्तान, अब हमारे जो रिलेशन है अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान के साथ अच्छे हैं एज कंपेयर टू पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन कभी बनते रहते हैं, कभी बिगड़ते रहते हैं। तो जब बिगड़ जाते हैं उस टाइम पे ये जो होता है ट्रांसपोर्ट जो होता है, चीजें को ट्रांसपोर्ट करना होता है अफगानिस्तान में, उस टाइम पे क्योंकि सैंक्शंस लग जाते हैं तो उस वजह से क्या होता है उन चीजों को करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा उनका ऑब्जेक्टिव था कि पाकिस्तान को सर्कमवेंट करना है। तीसरा एक ऑल्टरनेटिव रूट मिल जाता हमें अफगानिस्तान के लिए, ठीक है। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को लेके जो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे उन्होंने 2003 में बोला गया, उन्होंने कहा कि हमें जो है ईरान में जो है पोर्ट बनाना चाहिए ताकि हम जो है पाकिस्तान को सर्कमवेंट कर सके, और उसके अलावा क्या होगा इंडिया का एक पहला जो ऑफशोर पोर्ट होगा वो भी बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसका काम जो होता है वो शुरू हो जाता है। मीनवाइल फिर आगे जाके मनमोहन सिंह जी की सरकार आ जाती है, मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, फिर उनकी सरकार आ जाती है। तो वो क्या करते हैं, इस पोर्ट का काम जो था वो ऑलमोस्ट चल रहा था साथ के साथ, तो वो क्या करते हैं एक रोड कंस्ट्रक्ट करवा देते हैं जरांज से लेके ढेलाराम तक, ठीक है। ढेलाराम ये दोनों जो जगहें हैं ये हैं उसमें आपके अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान GHA, ठीक है, अफगानिस्तान। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों जगहें इसमें, और ये जो जगह है ये रेल के थ्रू जो है चाबार पोर्ट से कनेक्ट करती है, ठीक है। यहाँ चाबार पोर्ट इससे कनेक्ट करता है, फिर ये जो आगे जाके देलाराम से कनेक्ट कर जाती है, ठीक है। देलाराम आगे जाके जो इसकी जो मेन सिटीज है अफगानिस्तान की उससे कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमें एक जो है रूट मिल गया, ठीक है। उसके बाद 2015 में क्या होता है, मोदी की सरकार आ जाती है, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं नरेंद्र मोदी। तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये जो फॉरेन कंट्रीज होती है ना, उस टाइम पे चाइना का भी दबदबा काफी बढ़ता जा रहा था। तो फॉरेन कंट्रीज ने क्या बोला, वो एक JCPOA लेके आते हैं, एक प्रोग्राम होता है जिसकी फुल फॉर्म है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इस प्लान के थ्रू क्या किया जाता है कि जो आपकी जो वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं वो कहती हैं कि हमें जो है ईरान में जो है इन्वेस्ट करना है, ठीक है, और बाकी कंट्रीज को भी कहती हैं कि आप भी ईरान में इन्वेस्ट करो, क्योंकि ईरान में तेल के कुएं वगैरह जो है वो है, तो उससे हम जो है ईरान के साथ जो है बिजनेस किया करेंगे, तो उस वजह से उसको ईरान में जो है इन्वेस्टमेंट के लिए ये जो बाकी कंट्रीज जो है ये स्पेशली ये जो वेस्टर्न कंट्रीज जो होती हैं ये कहती हैं। और 2015 के आसपास यहाँ पे ओबामा की सरकार थी, ठीक है। तो ओबामा के रिलेशन जो थे ईरान के साथ अच्छे थे, तो उन्होंने JCPOA लेके आए, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये लेके आते हैं। और 2015 में तो उसको इसकी देखा देखी में इंडिया क्या करता है, यहाँ पे बहुत सारा जो पैसा होता है ईरान में इन्वेस्ट कर देता है, स्पेशली ये वाला ये जो चाबार पोर्ट है इसकी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ट्रंप की सरकार आ जाती है वहां पे अमेरिका में, USA में ट्रंप की सरकार आ जाती है। ट्रंप की बनती नहीं ईरान के साथ, तो ट्रंप क्या कहता है कि वो लगा देता है इसके ऊपर सैंक्शंस, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा देता है। और जिस वजह से क्या होता है, अब इंडिया जो था बहुत सारा पैसा जो था JCPOA प्लान के तहत बहुत सारा पैसा जो था वहां पे लगा चुका था। हालांकि जो ट्रंप होता है वो इंडिया को जो है कुछ वो देता है, इंडिया के साथ थोड़ा लीनियंट रहता है, उनको कहता है कि आप जो है ईरान में इन्वेस्टमेंट करते रहो, तो आपके ऊपर हम किसी भी तरीके के सैंक्शन नहीं लगाते हैं। लेकिन बात ये होती है ना कि जब एक कंट्री के ऊपर जो सैंक्शंस जो है वो लग जाते हैं, तो जो बाकी कंट्रीज जो होती है ना वो वहां पे इन्वेस्ट करने से हिचकिचाती हैं या उस कंट्री के साथ बिजनेस करने से हिचकिचाती हैं। तो जिस कंट्री ने पैसे लगाए होते हैं तो उसके पैसे जो है ऑलमोस्ट डूब जाते हैं। अब ये कहानी समझते हैं ऑल्टरनेटिव रूट वाली। ये है इंडिया का मैप, ठीक है। ये हमारे काम का यही है। यहां पे आपका है इधर पाकिस्तान, ठीक है, और ये आपका अरब सागर आ गया, ठीक है, अरेबियन सी। यहां पे आपका है अफगानिस्तान,
ठीक है। इधर तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान वो दूसरी कंट्रीज है, और यहाँ पे आपका है ईरान। यहाँ है हमारा चाबार पोर्ट, यहीं कहीं है, मतलब इसके बॉर्डर के आसपास ही है, ठीक है। पाकिस्तान का बॉर्डर यहाँ पे आता है, तो इसके बॉर्डर के यहीं पे पास में ही है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे चाबार पोर्ट बना दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, पहले हमें अगर अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करना होता था, तो मान लो यहाँ से पंजाब से कोई चीज भेजनी है, ठीक है, अफगानिस्तान में, या इधर से भेजनी है, राजस्थान से भेजनी है, या कहीं से भी भेजनी है, तो हमें पाकिस्तान के थ्रू होके जाना पड़ता था। इस चाबार पोर्ट की वजह से क्या होगा कि यहाँ से आप यहाँ पे चीजें पहुंचाओ, और वो जो ये जो मैंने सड़क बताई ना, जारांज और ढेलाराम, जारांज आपका यहाँ पे और ढेलाराम है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चाबार पोर्ट है, इसकी कनेक्टिविटी इसके साथ करवाई गई है, जारांज के साथ, एंड देन यहाँ पे अफगानिस्तान में हम कोई भी चीज जो है अपनी वो पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पाकिस्तान को हमने किया है सरकमवेंट, ठीक है, इसको पाकिस्तान को सरकमवेंट कर दिया और ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढ लिया हमने इसके लिए, इसके लिए अफगानिस्तान के लिए, ठीक है। तो ये जो आपकी न्यूज थी इसके बारे में, चाबार पोर्ट के बारे में, वो मैंने आपको सारा बता दिया। उसके अलावा चाइना की थोड़ा सा बीच में देख लो कि चाइना जो है, मैंने आपको बताया था ना, BRI शुरू किया हुआ है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव चाइना ने। उसकी वजह से क्या हुआ है कि चाइना जो है अपने देश के आसपास ना, यहाँ पे सभी जगह पे रोड की कनेक्टिविटी करवाना चाह रहा है, ठीक है। नेपाल हो गया यहाँ पे, देन यहाँ पे भूटान हो गया, यहाँ पे ये हो गया, बांग्लादेश हो गया। भूटान ने क्योंकि BRI में आने से मना किया हुआ है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो नेपाल मान गया है BRI के लिए, देन बाकी देश हैं, तिब्बत हो गया यहाँ पे, तिब्बत तो चाइना अपना ही मानता है। देन उसके अलावा ये जो अक्साई चिन्ह है, देन ये POK है, पाकिस्तान भी मान चुका है इसके लिए, और ऊपर ये जो तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ये वाले देश हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि अपना जो सारा जो रोड का जो मैप है, या रोड का जो आप कह सकते हो कि जाल है, वो पूरे वहां पे जो पूरी कंट्रीज है उनमें बिछाना चाहता है, ठीक है। उस वजह से होगा क्या कि जब एक बार जो है वहां पे ये रोड वगैरह बना लेता है, तो इसके जो रिलेशन है धीरे धीरे उन कंट्रीज के साथ अच्छे होते जाते हैं, और ये क्या करता है, एक्सेस में ना अपना जो सामान होता है वो वहां पे सप्लाई करना शुरू कर देता है, ठीक है। जिस वजह से क्या होता है, और उसके अलावा जब एक देश के रिलेशन दूसरे के साथ अच्छे हो जाते हैं, जैसा कि आपने श्रीलंका के साथ देखा, तो ये क्या करता है, हैवी अमाउंट, जरूरत से ज्यादा जो है उनको लोन प्रोवाइड करवा देता है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है कि जैसे श्रीलंका में अभी चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो धीरे धीरे वो जो देश है उसके साथ डेप्ट में फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये जो चाइना की जनरली ये चाल होती है। उसके अलावा ये क्या करता है, कोई भी प्रोजेक्ट लगाता है तो वहां पे जो है उस देश की जो जनता होती है उनको एम्प्लॉय नहीं करता है, ये स्पेशली अपने इंजीनियर्स बुलवाते हैं अपने देश से, और जो सारा काम होता है मतलब उसका जो सारा पैसा होता है अपनी कंट्री में ले जाता है। एक तरफ तो आपको जब मान लो यहाँ पे अफगानिस्तान में कोई प्रोजेक्ट लगाना है चाइना ने, तो चाइना क्या करेगा, यहाँ के लोगों को रिक्रूट करेगा, ठीक है, और उनको मान लो सड़क ही बनानी है, ठीक है, तो वो यहाँ के मजदूरों को रिक्रूट करेगा और उनसे उनको दिहाड़ी देगा, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा कि वो जो इकोनॉमी होगी, वो जो पैसा होगा अफगानिस्तान की इकोनॉमी में रहेगा, ठीक है, अफगानिस्तान में रहेगा। लेकिन अगर जो चाइना क्या करता है कि वो अपने सारे जो लेबर होता है वो अपनी लेके आता है, यहाँ से चाइना से ही लेके आता है, और उसके अलावा जो बाकी देश होते हैं उनको क्या कहते हैं, अमेनिटीज के रूप में पैसे वगैरह देता रहता है, कई बार लोन के रूप में पैसे दे देता है, जिस वजह से क्या होता है वो लोन डेप्ट में आ जाते हैं, और जिस वजह से आगे जाके क्या होता है कि मान लो अफगानिस्तान के पास कोई ऐसी चीज है, मान लो ईरान में है, मान लो ईरान के पास एक पोर्ट है, तो वो क्या करेगा कि इसको जो है कह देगा कि आपने हमें इतना लोन दिया है, अब जो आपका लोन है वो तो हम नहीं चुका सकते, तो उसके बदले में आप क्या करो, आप 100 साल के लिए हमसे जो है ये हमारा पोर्ट जो है उसको लीज पे ले लो, ठीक है। तो इस तरीके की जो ये है हथकंडे जो है वो चाइना अपनाता है। तो ये थी चाइना की कहानी। अब जो इंडिया है, इंडिया इसी वजह से ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है इसका जो है पार्ट जो है वो नहीं बनना चाहता, ठीक है। तो इसको, और दूसरा जब चाइना जब वहां पे अपना रोड जो है उसको एस्टेब्लिश कर देगा, तो उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए वो वहां पे अपनी आर्मी भी खड़ी करेगा, ठीक है। तो वो अब मान लो ये सब चीजें जो है अगर इंडिया में होती हैं या इंडिया के आसपास होती हैं, तो उसका जो ऑटोमेटिकली जो इफेक्ट होगा उसका इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उस पर पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो था थोड़ा सा मैंने आपको बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो था उसके बारे में बताना था। और ये जो है आपका चाबार पोर्ट जो है ये एज एन ऑल्टरनेटिव साबित हो सकता है BRI के लिए, बेल्ट रोड इनिशिएटिव के लिए, ठीक है।
तो ये जो हमारी ये वाला जो टॉपिक था ये यहीं तक था। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो भी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। तो रिसेंटली हुआ क्या है कि जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उन्होंने जो है पाकिस्तान को जो है वार्निंग दी है कि आपका जो देश है उसमें जो इंस्टेबिलिटी जो है वो आ सकती है। लोग जो है प्रोटेस्ट वगैरह करने के लिए सड़कों पे उतर आए हैं, तो जिस वजह से IMF ने जो है पाकिस्तान को पहले ही वार्न कर दिया है कि आपका जो देश है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से ऑलरेडी गुजर रहा है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होता है वो भी समझाऊंगा मैं आज आपकी क्लास में आपको। तो क्लास जो है वो शुरू करते हैं। तो हुआ क्या है कि पाकिस्तान में जो है इन्फ्लेशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, फूड के जो प्राइसेस है वो काफी ज्यादा राइज कर गए, पेट्रोल के प्राइसेस काफी ज्यादा राइज कर गए। कितने राइज कर गए वो भी बताता हूँ। पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है वो 27.3% तक चली गई है। ठीक है, इतनी इन्फ्लेशन जो थी पाकिस्तान में 1975 में आई थी, ऑलमोस्ट 47 ईयर्स पहले। ठीक है, उसके अलावा पाकिस्तान जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से गुजर रहा है। मैंने आपको बताया था, उसका मतलब ये होता है कि मान लो कोई देश है वो बाहर से उसको कुछ ना कुछ इंपोर्ट करवाना है, तो उसको जो है उस चीज को डॉलर में खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि ये जो होते हैं डॉलर में उस चीज को खरीद लेते हैं और उनके देश में अपने पास हर एक देश के पास अपना फॉरेक्स रिजर्व होता है। फॉरेक्स रिजर्व में अलग अलग देशों की करेंसीज होती हैं, ज्यादातर फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर रखा जाता है। तो जिन देशों के पास डॉलर नहीं होता वो क्या करते हैं, किसी से लोन ले लेते हैं डॉलर। ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है कि वो जो लोन होता है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। आप किसी से लोन लिया तो उस लोन को पेमेंट भी करनी होती है उस लोन की, लेकिन ये जब पेमेंट जो होती है वो बैलेंस क्या कहते हैं नहीं हो पाती। आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है बैलेंस नहीं हो पाता। जब आप कुछ एक्सपोर्ट करते हो तो उसके बदले में आपको डॉलर मिलता है, जब आप इंपोर्ट करते हो तो उसके बदले में आपके जो फॉरेक्स रिजर्व होता है उसमें से डॉलर जाता है। ठीक है, सिंपल लेके चलते हैं इस चीज को। अदरवाइज कई बार इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस और होती हैं। उसमें कई बार क्या होता है कि आप अपनी करेंसी में जो है दूसरे लोगों को जो है चीजें जो है बेच सकते हो, या उनकी करेंसी से। मान लो मैं चाइना से कुछ ना कुछ खरीदना है तो हम चाइना को कह सकते हैं कि आप जो है आपकी जो करेंसी, आई थिंक येन है उनकी करेंसी, तो आप जो है हमें येन में, येन आई थिंक जापान की है, चलो जो भी है, चाइना की जो भी करेंसी है, जापान की होगी या चाइना की, दोनों में से किसी एक की करेंसी जो है वो येन है, तो वो क्या करेंगे, हम उनसे येन में चीजें जो है वो खरीद लेंगे और उसके बदले में हम उनको येन दे देंगे। ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, उनको बोलेंगे कि आप हमसे कोई चीज अगर खरीदना चाहते हो तो हमसे रुपीज में खरीद लो। ठीक है, आपका जो फॉरेक्स रिजर्व होगा उसमें जो रुपीज होंगे वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन ज्यादातर जो डीलिंग होती है वो डॉलर्स में होती है। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर आप कुछ एक्सपोर्ट करते हो, अभी डॉलर पे चलते हैं, अगर आपने कुछ एक्सपोर्ट किया, ठीक है, मतलब आप कुछ बेच रहे हो, तो आप क्या करते हो, जिस कंट्री को बेच रहे हो उससे उतनी कीमत के डॉलर्स जो है वो आप ले लेते हो और उसको वो जो चीज है वो बेच देते हो। वो जो आपने डॉलर लिया वो आपके किस में आ गया, फॉरेक्स रिजर्व में। और मान लो अगर आप यहाँ पे मान लो $100 आ गए। ठीक है, अब आपको कुछ ना कुछ इंपोर्ट करवाना है। ठीक है, मान लो आपकी कंट्री है उसमें वीट नहीं उगती, तो आपको क्या करना होगा, वीट जो है बाहर देश से इंपोर्ट करवानी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, इंपोर्ट करवाओगे। ठीक है, तो उसको उसकी पेमेंट भी तो आपको किसी तरीके से करनी पड़ेगी। तो डॉलर में अगर आप पेमेंट करोगे तो आपके फॉरेक्स रिजर्व में $100 थे। ठीक है, $50 की आपको वीट मंगवानी पड़ गई, तो $50 आपने $50 की आपने वीट मंगवा ली, तो आपका बैलेंस कितना रह गया आपके फॉरेक्स रिजर्व में, $50। ठीक है, अब बैलेंस ऑफ क्राइसिस कब आता है, या बैलेंस फॉरेक्स रिजर्व का क्राइसिस कब आता है, जब ये जो बैलेंस होता है आपका बहुत कम रह जाता है। ठीक है, अलग अलग देशों के अलग अलग रूल्स होते हैं। वो मैंने आपको, जब आपको भूटान वाला केस करवाया था तब मैंने आपको बताया था कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली इतना मेंशन है कि इतना फॉरेक्स रिजर्व जो है आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, बाकी कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। जैसे इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई रूल नहीं है कि इतना फॉरेक्स रिजर्व जो है आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बाकी वो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फॉरेक्स रिजर्व वाला। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस किस तरीके से आता है, अब आपके पास यहाँ पे $50 रह गए थे। ठीक है, आपको कुछ और चीज खरीदनी है, मान लो $50 का वैक्सीन खरीदनी है आपको कोविड की। ठीक है, तो आपके यहाँ पे कितने पैसे बच जाएंगे, अब $0। ठीक है, तो आपके फॉरेक्स रिजर्व में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए आगे से कुछ भी खरीदना हो तो। तब आप क्या करोगे, किसी देश से लोन ले लोगे। आपने क्या किया, $200 का लोन ले लिया। ठीक है, अब ये जो लोन है ये आपका फॉरेक्स रिजर्व का जो क्राइसिस था वो तो कंप्लीट हो गया, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट ये जो आपने किया था इसकी पेमेंट भी तो दोबारा करनी थी, तो आप इस बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले क्राइसिस में फंस जाओगे। अगर जो है इसका ये जो $200 आपने लिया था, किसी से लोन लिया था, कितने % उस पे क्या कहते हैं
रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लिया तो वो भी आगे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपने $200 फिलहाल 200 ही मान के चलते हैं कि $200 जो था वो आपको लौटाना भी था इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर। अगर वो आप नहीं लौटा पाते तो आप आ जाते हो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में, ठीक है। इसी क्राइसिस में पाकिस्तान रिसेंटली जो है वो फंसा हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान ने जो है $24 बिलियन का जो लोन है वो पे करना है अलग अलग कंट्रीज को। अब इसमें आपका आते हैं आईएमएफ की स्टोरी की आईएमएफ जो है ये क्यों मतलब वार्निंग दिए जा रहा है पाकिस्तान को, इसको क्या पड़ी है? असल में क्या है कि इसने ये जो है पाकिस्तान को बहुत टाइम से लोन देता है, ठीक है। और अभी जब इमरान खान की जो सरकार थी तब ये जो था ये आईएमएफ के पास गए थे तो इनको बोला था कि आप जो है हमें लोन प्रोवाइड करो, ठीक है। आईएमएफ ने कुछ शर्तें रखी थी। आईएमएफ ने बोला था कि आप जो है अपनी कंट्री में ये चेंजेस जो है ये लेके आओ तो हम जो है आपको लोन प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन ये जो इमरान खान थे उन शर्तों को मान नहीं रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि मीनवाइल क्या होता है कि इमरान खान को जो है सत्ता से हटा दिया जाता है, ठीक है। अभी जो है ये जो शहबाज शरीफ है ये जो है पाकिस्तान में कोलिशन सरकार बना के सत्ता जो है उसको चला रहे हैं, ठीक है। तो इनको जो है $1.16 बिलियन का जो लोन जो है वो मिल गया हुआ है, ठीक है। आईएमएफ ने लोन प्रोवाइड करवा दिया, लेकिन आईएमएफ ने, मैंने आपको बताया था, कुछ शर्तें भी रखी हैं। तो आईएमएफ ने शर्तें ये रखी थी कि जितना आपका पेट्रोल का रेट चल रहा है ना उससे 30 रुपए और बढ़ा दो आपका पेट्रोल, ठीक है। मान लो यहाँ पे पेट्रोल जो है 70 रुपए का मिल रहा था या 60 का मिल रहा था, तो आपको अब पेट्रोल हमसे लोन लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेट्रोल अब भी 60 की कीमतों पे ही बेचोगे, आपको 90 रुपए में जो है पेट्रोल जो है वो बेचना पड़ेगा। उसके अलावा उन्होंने बोला था कि जो डीजल की कीमत होगी, मान लो डीजल की कीमत 50 है तो आपको 15 रुपए बढ़ा के डीजल जो है वो बेचना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने ये शर्तें उनके रखने का एक रीजन ये भी होता है कि इस वजह से क्या होता है कि ये सरकार जो होती है उसके पास ज्यादा पैसा होता है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे क्या होता है लोन जो है वो लौटा देती है, ठीक है। तो ये शर्तें रखी थी आईएमएफ ने। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने जो है 30 रुपए पेट्रोल बढ़ाने की जगह 37 रुपीज जो है 37 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। डीजल उनको बढ़ाना था 15 रुपए, लेकिन इन्होंने 7 रुपए ही बढ़ाया है, ठीक है, अभी तक। उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में ये तो ज्यादा जो यूज होता है वो डीजल यूज होता है, ठीक है। इस वजह से उन्होंने क्या किया कि डीजल की कीमतों में सिर्फ 7% इजाफा, 7 रुपए इजाफा किया है। और जो पेट्रोल की कीमतें उन्हें 30 रुपए बढ़ाने के लिए बोली हुई थी उन्होंने 37 रुपए बढ़ा दी है, ठीक है। तो ये जो है अब इस वजह से जब कीमतें जो है एकदम से बढ़ जाती है, जैसे इंडिया में मान लो पेट्रोल अभी हाइपोथेटिकली मान के चलते हैं कि 100 रुपए चल रहा है, ठीक है। कल को अगर आपको बोल दिया जाए कि पेट्रोल आपको 150 रुपए लीटर मिलेगा, ठीक है, तो लोग तो निकल आएंगे ना धरने पे। तो उसी वजह से क्या हुआ है अब ये तो सिर्फ पेट्रोल की बात हो रही है, वहां पे जो खाना है वो भी महंगा हो गया है, ठीक है। खाना महंगा होने का रीजन ये है कि मेन रीजन सारी जो प्रॉब्लम्स दुनिया में अभी चल रही है, सभी के देशों में जो इन्फ्लेशन चल रही है, मेन रीजन है रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है, मेन रीजन वही है। तो उसी का जो स्पिल आउट इफेक्ट जो है बाकी जो दूसरे देश हैं उनके ऊपर भी पड़ रहे हैं, और उसी चपेट में ये आपका ये आया हुआ है पाकिस्तान। उसके अलावा एक चीज और हुई है, आपने न्यूज में देखा होगा कि वहां पे जो है फ्लड्स आ चुके हैं, ठीक है। पाकिस्तान में फ्लड्स आए हुए हैं। नॉर्मली ना पाकिस्तान में इस मंथ में जो रेन होती है वो ऑलमोस्ट होती है 114, ठीक है, और एवरेज उसकी देखी गई है 140 के आसपास हो जाती है, मतलब 140 के +-10 लगा के चलो कि इतनी रेन जो है इस मंथ के आसपास होती है, इतनी मिलीमीटर, ठीक है। रेन को मिलीमीटर में नापते हैं। जब कभी हम ज्योग्राफी वाली क्लास करेंगे उस दिन मैं उस क्लास में आपको अच्छे से समझा दूंगा रेनफॉल का पैटर्न, ठीक है। तो इसको में नापा जाता है, मिलीमीटर में, कि इतनी मिलीमीटर तक जो है रेन हुई है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग नाप लिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में इस मंथ में 340 की जो रेन है वो नोट की गई है, ठीक है। तो ये आप लगा सकते हो, यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि ऑलमोस्ट जो है 3 गुना जो ज्यादा जो पानी है वहां पे आ चुका है। तो इस वजह से वहां पे क्या हुआ है, फ्लड्स आ चुके हैं। फ्लड्स आने की वजह से क्या हुआ है कि उनकी जो क्रॉप है वो डैमेज हो चुकी है, ठीक है। क्रॉप डैमेज होने की वजह से ये जो फूड क्राइसिस है वो भी आ गया हुआ है, ठीक है। फूड के जो प्राइसेस है वो बढ़ गए हैं। उसके अलावा अब कोई देश है वो अपने देश में कोई ना कोई चीज जो है उसे उगाता है और उसी को बेच के जो है बाहर के देशों को बेच के जो है मुनाफा कमाता है या डॉलर कमाता है, ठीक है। अब उसकी क्रॉप जो है वो डैमेज हो चुकी है, ऑलरेडी इतने कर्जे में वो बैठा हुआ है, ठीक है। $24 बिलियन का कर्जा देना है।
$1.16 बिलियन का कर्ज और उसके ऊपर चढ़ गया। ऊपर से क्या हुआ है, उसकी जो क्रॉप है वो डैमेज हो चुकी है, ठीक है। फ्लड्स आए हुए हैं तो अच्छे से प्रॉपर तरीके से काम भी नहीं हो पा रहा, जो इसकी जो इंडस्ट्री है वो भी बंद पड़ी है। उस वजह से क्या हो गया है कि अब ये जो है इसको जो लोन जो है देना और मुश्किल हो गया, ठीक है। तो अभी पिछली क्लास में हम डिस्कस करके गए हैं कि चाइना किस तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाता है, पाकिस्तान ऑलरेडी उस जाल में फंसा हुआ है, ठीक है। हुआ क्या है कि अब होगा क्या, आगे क्या हो सकता है कि इसने जो है चाइना से मदद मांगेगा, ठीक है। चाइना इसको क्या बोलेगा कि आप हमें अपना ये वाला जो पोर्ट है या ये वाला आपका आर्मी यूनिट जो है जहाँ पे आपकी आर्मी जो सैंक्शनड है या स्टेशनड है, आप क्या करो वो चीज जो है हमें लीज पे दे दो, ठीक है। तो पाकिस्तान क्या करेगा, उस चीज को उसको लीज पे दे देगा, ठीक है। तो चाइना अपने वो जो हथकंडे वो चलाता है वो चलाएगा, ठीक है। हो सकता है वो पाकिस्तान, ये मैंने आपको जो ये आपका मान लो ये आपका JNK है, ठीक है। तो वो मे भी उससे यहाँ का एरिया कुछ मांग सकता है कि यहाँ पे जो है आप मुझे जो अपनी आर्मी जो है उसे स्टेशन करने के लिए दे दो, ठीक है। तो कुछ भी कह सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि पाकिस्तान चाइना से लोन लेता है कि नहीं लेता। बाकी पाकिस्तान के जो रिलेशंस है वो चाइना के साथ अच्छे हैं। बाकी अच्छे खराब जो रिलेशन होते हैं वो दोनों के बीच में चलते रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लोग कुछ और चाहते हैं, पाकिस्तान की जो सरकार है वो कुछ और चाहती है। बीच में पीछे कुछ इंसिडेंसेस हुए थे कि चाइना जो है पाकिस्तान में अब डेवलपमेंट करता है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि वो जहां जाके डेवलपमेंट करता है वहां के लोगों को रिक्रूट नहीं करता, ठीक है। अब लोगों को क्या होता है कि बाहर की कोई कंपनी आ रही है तो उन्हें काम चाहिए, ठीक है। लेकिन वो चाइना क्या करता है, वो अपने वो लेके आता है, अपने लोग लेके आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, चाइना पाकिस्तान के लोगों ने क्या किया था, इनके ऊपर अटैक कर दिया था, ठीक है। चाइनीज जो इंजीनियर्स थे उनके ऊपर अटैक कर दिया था। तो वो भी न्यूज़ जो थी वो काफ़ी क्या कहते हैं, ये फेब या फिर मार्च के मंथ की ये न्यूज़ है, तो ये भी काफ़ी हाईलाइट में रही थी, ठीक है। तो बाकी ये सारा जो क्या इसको कह सकते हैं जियोपॉलिटिक्स जो है ये इसके ऊपर चलती रहती है। लेकिन जो आपकी मेन न्यूज़ थी कि IMF ने जो है वार्निंग दी है पाकिस्तान को, और उसके अलावा जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड जो न्यूज़ थी वो यही थी कि आपसे ये क्वेश्चन जो है वो ये पूछा जा सकता है कि IMF ने रिसेंटली 1.16 मिलियन का जो लोन है आपकी जो नेबरिंग कंट्री है उसको प्रोवाइड करवाया है, तो वो नेबरिंग कंट्री कौन सी है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, पाकिस्तान, आपका भूटान दे सकते हैं, देन आपका, अगर इसको मुश्किल बनाना होगा ना तो ऑप्शंस आपके पता क्या रह सकते हैं, अफगानिस्तान रह सकते हैं। आप क्या सोचोगे कि अफगानिस्तान में वो तालिबान वाला वो चल रहा है तो मे भी उस वजह से इन्होंने इसको दे दी हो। उसके अलावा भूटान का हमने वो किया है, भूटान में क्राइसिस चल रहे हैं तो आप इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बांग्लादेश कह सकते हैं और चौथा पाकिस्तान, ठीक है। तो चारों जो देश हैं, चारों देशों में क्राइसिस चल रहा है। उसके अलावा श्रीलंका में भी क्राइसिस चल रहा है, ठीक है। सारे देश जो है हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं, सभी में क्राइसिस चल रहा है, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड क्राइसिस जो है चल रहा है वो रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से, ठीक है। सारे देश जो है वो आपके पास लगते हैं, सारे देशों में क्राइसिस चल रहा है। तो आप जो है अगर उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना होगा क्वेश्चन तो इस तरीके से बना सकते हैं, थोड़ा इजी बनाना होगा तो एग्जांपल दे देगा जैसे म्यांमार के, ठीक है। म्यांमार करंटली न्यूज में है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके के जो ऑप्शन होते हैं वो इस तरीके से एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो बचे आपके पास 3 ऑप्शंस, ठीक है, जिनमें से एक राइट होगा, बाकी दूसरे ऑप्शंस पे भी डिपेंड करते हैं। नेपाल दे सकते हैं वो ऑप्शंस में, ठीक है। नेपाल में सच इतना क्राइसिस जो है वो नहीं चल रहा है, लेकिन बाकी जो एग्जामिनर होता है उसके मूड पे डिपेंड करता है कि उसको जो है आपका जो क्वेश्चन है उसको टफ बनाना है या इजी बनाना है, ठीक है। जनरली क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं होता है, जो उसके ऑप्शंस होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो आपका क्वेश्चन होगा वो टफ होगा या इजी होगा, ठीक है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो यही है कि IMF ने रिसेंटली लोन दिया 1.16 बिलियन डॉलर का, तो कौन सी कंट्री को प्रोवाइड किया, ठीक है। या फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि IMF ने रिसेंटली पाकिस्तान को लोन प्रोवाइड किया है तो उसकी जो रकम है वो कितनी है, ठीक है। जनरली ये रकम के ऊपर जो क्वेश्चन जो है वो नहीं बनते होते, ठीक है। जो क्वेश्चन बनते हैं वो जनरली इस पे बनते हैं कि लोन प्रोवाइड करवाए तो कौन सी कंट्री को प्रोवाइड करवाए, ठीक है। क्योंकि ये जो फिगर्स होती है ना, फिगर्स पूछना ये जो है आपकी BPSC जो है काफी टाइम पहले 2020 में ही छोड़ा है फिगर्स पूछना, ठीक है। तो उसके बाद से जितने भी एग्जाम जो है आए हैं मैंने देखे हैं, तो इस तरीके के उसके जो क्वेश्चन जो होते हैं उसके जो क्वेश्चन BPSC पूछ रही है 2020 के बाद वो थोड़े स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बच्चों वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो नहीं होते, तो इसके ऊपर यही क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। और हाँ, बस यही क्वेश्चन बनता है और उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। हाँ,
पाकिस्तान में जो है करंटली जो है प्राइम मिनिस्टर का जो काम जो देख रहे हैं वो है शहबाज शरीफ, क्योंकि इमरान खान को रिसेंटली इस पे वो किया गया है, अपनी सत्ता से हटाया गया है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये बन सकता है, ठीक है, कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट जो है कोalition गवर्नमेंट जो है उसको हेड कौन कर रहे हैं, तो वो शहबाज शरीफ कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की जो आपकी ये वाला टॉपिक था ये यहीं तक था। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो करंट अफेयर का नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके ऊपर बहुत से जो एमसीक्यूज जो हैं वो बनते हैं, किस तरीके से जो है आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है वो कवर करेंगे। उसके अलावा आपके लिए तो ये क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है ही है। उसके अलावा जो बच्चे सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी आर्मी रिलेटेड एग्ज़ाम जो है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम जो है वो निकलता रहता है, यूपीएससी उसको कंडक्ट करवाती है। उसके अलावा सीडीएस जो है उसका एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। देन एनडीए हो गया, उसका एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। उसके अलावा जो बाकी एग्ज़ाम्स भी जो होते हैं आर्मी से रिलेटेड, उसमें ये वाला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट 1 साल तक, ये वाला क्वेश्चन जो है जो आज का हमारा करंट अफेयर का ये वाला जो टॉपिक है, इसके ऊपर अगले 1 साल तक जो है क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। जब भी एग्ज़ाम आता है आपका तो इस टॉपिक को जो है अच्छे से कवर करके जाना। तो हुआ क्या है कि जो आपकी जो इंडियन नेवी है उन्होंने जो है अपना जो फ्लैग जो है उसको चेंज कर दिया है। जो आपका एक गुलामी का प्रतीक हुआ करता था जिसको ये कहा जाता, जॉर्ज क्रॉस कहा जाता था, मैं बताऊंगा जॉर्ज क्रॉस क्या चीज थी। तो उसको जो है फाइनली अपने फ्लैग से जो है वो रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो इंडियन जो नेवी है उन्होंने एक अपना नया फ्लैग जो है उसको अपना लिया है। तो उस वो फ्लैग किस तरीके से दिखेगा, किस तरीके का होगा, उसी की बारीकियों के ऊपर आपको जो है सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। तो उन्हीं बारीकियों को हम जो है डिस्कस करेंगे। उसके अलावा पिछले 1-2 क्लासेस में हमने आईएनएस विक्रांत के बारे में जो है वो कवर किया था कि ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो ये जो विक्रांत होगा उसी विक्रांत के ऊपर जब उसकी सेरेमनी हुई तो उसी विक्रांत के ऊपर ये जो था आपका नया जो था इंडियन नेवी का जो फ्लैग था उसको वहीं पे लॉन्च किया गया या इनॉग्रेट किया गया, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कब इनॉग्रेट किया गया, जब सबसे पहले कहां पे इनॉग्रेट किया गया, आईएनएस विक्रांत के ऊपर इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट, किस चीज को हटाया गया, सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटाया गया, ठीक है। जनरली आप ना फ्लैग्स देखते होगे तो उसके ऊपर ना ये जैसे ये आपका फ्लैग है तो उसके ऊपर ना ये ऐसे करके क्रॉस की ना लाल पट्टी होती है, ये वाली, ठीक है, अंदर से पूरी पूरी कवर्ड होती है ये ऐसे लाल कलर की, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, सेंट क्रॉस, सेंट जॉर्ज क्रॉस, ठीक है। तो अब तक के जितने भी हमारे ये जो नेवी का जो जितने भी फ्लैग्स थे ना उस पे ये सेंट जॉर्ज जो था वो जो उसका सिंबल था वो हुआ करता था, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है हमारे ऊपर जो था इंग्लैंड जो था वो राज किया करता था। तो उन्होंने जो है अपना एक फ्लीट बनाया हुआ था, ठीक है, जो बाद में इंडिया जब आजाद हो जाता है 1947 में, उसके बाद भी 1950 तक जो था इंडियन नेवी जो थी अपना फ्लैग यूज किया करती थी। वो फ्लैग इस तरीके का हुआ करता था, ठीक है। तो वो फ्लैग हुआ करता है, ये सारा फ्लैग है और ये है आपका जो मैंने अभी करवाया सेंट जॉर्ज क्रॉस, सेंट जॉर्ज क्रॉस ये हुआ करता था। ये पूरा ना रेड कलर का है अंदर से, ठीक है, सभी जगह पे रेड कलर का है। जहां पे भी मैं सेंट जॉर्ज की बात करूं तो समझ लेना ये पूरी तरीके से लाल कलर की पट्टी है, ठीक है। तो 1950 तक क्या होता था, यहाँ पे ये हुआ करता था हमारा जो इंडियन नेवी हुआ करती थी उसका फ्लैग। यहाँ पे जो थी यूनियन जैक बना होता था। इंग्लैंड का आपने झंडा देखा ना तो वो किस तरीके का होता है, ऐसे ऐसे बना होता है, क्रॉस होता है ऐसे, इस तरीके का जो इंग्लैंड का जो झंडा है वो बना हुआ करता था। तो इसी को हम अपनी जो हमारी इंडियन नेवी थी वो इसी को यूज किया करती थी। उसके बाद क्या होता है, देश आजाद हो जाता है तो इसके बारे में बातें चलती है कि ये जो है ये गुलामी की निशानी है तो इसको हटाओ, ठीक है, ये उनका झंडा हटाओ और अपना लगाओ, ठीक है। तो 1950 से लेके 2001 तक जो है जो आपकी ये जो थी नेवी थी उसका जो फ्लैग था वो ये होता है, यहाँ पे इंडिया का फ्लैग होता है, ठीक है, इस कॉर्नर पे, और ये ऐसे ही सेंट जॉर्ज क्रॉस होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऊपर जो हमारा तिरंगा है रेड, यहाँ पे व्हाइट और बीच में अशोक चक्र और यहाँ पे ग्रीन, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं आपका रेड सॉरी सैफ्रन। तो ये होता है आपका 1950 से लेके 2001 तक इंडियन नेवी का फ्लैग। उसके बाद ये होता है 2004 में जब क्या कहते हैं
सॉरी 2001 से लेकर 2003 तक जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आती है तो उस टाइम पे क्या होता है, वो क्या करते हैं, इस रेड क्रॉस को हटा देते हैं। ठीक है, वो कहते हैं ये गुलामी का प्रतीक है, इसको हटाओ यहाँ से, इसको हटा दिया जाता है और यहाँ पे इंडिया का झंडा होता है और यहाँ पे ब्लू कलर में जो है आपका एक एंकर का सिंबल लगा दिया जाता है। ये ना मैंने दोबारा से यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक एंकर लगा दिया जाता है, ऊपर जो है हमारा नेशनल एम्बलम, जो हमारे जो चार शेर हैं उनकी जो तस्वीर होती है, उसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते, और उसके बाद ये एक शील्ड होती है। ठीक है, शील्ड भी किस तरीके की बनी होती है वो भी मैं आगे जाके यहाँ पे कवर करवाना है, जो अभी हमारा सिंबल है, और उसके नीचे लगा होता है एंकर। ठीक है, एंकर जो है जहाज पे लगा होता है, जिस वजह से जहाज को रोका जाता है। ठीक है, तो ये जो सिंबल होता है इसको लगा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आने लगती है कि जब भी ये इंटरनेशनल वाटर्स में उतरता था, अब ये रेड कलर का ना था ना ये क्रॉस, तो ये दूर से दिख जाता था, लेकिन ये जो नीले कलर का था ना ये दिख नहीं पाता था, जिस वजह से ये स्काई में मिक्स हो जाता था। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, 2003 में फिर से इसको हटा दिया गया। ठीक है, फिर 2004 में एक नया लेके आए, दोबारा से ये जो क्रॉस था इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, रेड कलर के ये जो सेंट जॉर्ज क्रॉस था इसको दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया, और यहाँ पे अब सेंटर में क्या किया गया, गोल्डन कलर का आपका नेशनल एम्बलम लगा दिया गया। नेशनल एम्बलम जो मैंने आपको बताया कि 4 शेर होते हैं। ठीक है, वो हमारा नेशनल एम्बलम है, उसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। ठीक है, यहाँ पे इंडिया का फ्लैग जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको लगा दिया गया। ये चला 2004 से लेकर 2022 तक। अब फाइनली 2022 में चेंजेस किए गए। किस तरीके से चेंजेस किए गए, ये जो हमारा ये जो इस बार जो फ्लैग है वो शिवाजी महाराज जो है महाराष्ट्र के, उनसे इंस्पायर्ड है। ठीक है, किस तरीके से इंस्पायर्ड है वो भी बताता हूं। तो सबसे पहले तो जो मेन चीज जो हमें करनी थी, ये जो क्रॉस था इसको हटाना था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने क्रॉस को हटाया। जो हमारा करंट जो जब ये 2022 में जब लॉन्च किया गया है इसको, तो वो बता रहा हूं आपको, उसमें क्या क्या चीजें जो है वो इंट्रोड्यूस की गई। इस तरीके का आपका जो फ्लैग है वो दिखता है। ठीक है, और जो आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी कराऊंगा साथ में। तो ये आपका फ्लैग है पूरा, ये सारा फ्लैग है ऐसे करके, यहां पे आपका इंडिया का फ्लैग, ये रहा आपका अशोक चक्र। ठीक है, उसके अलावा यहां पे ना, अब ये पूरी चीजें ना छोटी छोटी बारीकियां, इनको लिख लेना, क्वेश्चन इन पे पक्का आएगा। ठीक है, ट्विन गोल्डन कलर का ऑक्टोगोनल शेप का ब्लू कलर का ये बनाया गया, एक शेप बनाई गई है। ठीक है, दूसरी बात आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ऑक्टोगोनल शेप, दूसरा ट्विन ऑक्टोगोनल शेप। ठीक है, तो ट्विन ऑक्टोगोनल शेप है। ऑक्टोगोनल शेप क्या होती है, जिसकी 8 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो 8 साइड्स की ऐसे ऑक्टोगोनल शेप में यहां पे बनाया गया है। ठीक है, ये एक शेप हो गई, और इसी के ऊपर एक और ये होगी आपकी ट्विन ऑक्टोगोनल शेप। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, तो इसका बनाया हुआ है, और ये पूरा है अंदर से नीले रंग का, ये सारा नीले रंग का है। ये भी अंदर पूरा नीला है, ये सारा नीला है। ये जो ट्विन ऑक्टोगोनल शेप है ना, ये गोल्डन कलर की है, मतलब ये जो पट्टियां है ना ट्विन ऑक्टोगोनल शेप, ये सारी गोल्डन कलर की है, और उसके बाद अलावा जितनी भी चीजें अब चलेंगी ना सभी गोल्डन कलर की है। अब इसके अंदर क्या किया है, इसके अंदर उन्होंने नेशनल एम्बलम लगाया है गोल्डन कलर में। ठीक है, ये 4 शेर है, एक शेर का मुंह आगे की तरफ, एक शेर का मुंह इस तरफ, दूसरे शेर का मुंह इस तरफ। ठीक है, एक शेर का मुंह पीछे की तरफ। ठीक है, ये भी गोल्डन कलर में है, उसके नीचे गोल्डन कलर में लिखा हुआ है, सॉरी नेशनल एम्बलम है गोल्डन कलर में। नेक्स्ट यहां पे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है ब्लू कलर में। ठीक है, हिंदी में देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, वो लिखा हुआ है ब्लू कलर में। उसके अलावा यहां पे क्या है, एक शील्ड बनाई हुई है, शील्ड है आपकी इस शेप में, इस तरीके की आपकी शील्ड है। ठीक है, तो ये यहां पे बनाई हुई है।
ये आपकी शील्ड है और इसके अंदर जो है यहीं से आपका एंकर शुरू हो जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका एंकर। उसके नीचे उन्होंने गोल्डन कलर में जो इनका मोटो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। समना वरुणा, सम ना वरुणा, ये उन्होंने लिखा हुआ है। जो मोटो लिखा हुआ है, ये एंकर है, ये भी गोल्डन कलर का, ये भी गोल्डन, ये भी गोल्डन, और क्या कहते हैं, सॉरी, ये जो सारी पट्टी है ना ये ब्लू कलर की है, और इसके अंदर जो मोटो लिखा हुआ है, मोटो, वो है गोल्डन कलर का। और आपका ये अंदर का सारा ब्लू है, ठीक है, अंदर सारा ब्लू है और उसके ऊपर गोल्डन कलर से ये सब चीजें जो है वो लिखी हुई हैं। उसके अलावा सिर्फ ये जो सत्यमेव जयते जो लिखा हुआ है ये ब्लू कलर में है, ठीक है। समना वरुणा। अब इसको कौन सी लिपि में लिखा हुआ है ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो सत्यमेव जयते और ये समना वर्णा ये लिखा हुआ है देवनागरी में, देवनागरी लिपि, ठीक है। अब आपसे जो जो क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं वो मैंने ऑलरेडी इधर लिखे हुए हैं। सबसे पहले किस चीज को हटाया गया है? सेंट जॉर्ज क्रॉस, इसको हटाया गया। किस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया? ट्विन ऑक्टागोनल, ट्विन गोल्डन ऑक्टागोनल शेप, ठीक है, ये ऑक्टागोनल शेप है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। उसके अलावा सत्यमेव जयते जो लिखा हुआ है कौन से कलर में लिखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर कौन सा कलर है, शेरों का रंग कौन सा है, नेशनल एम्ब्लेम का रंग कौन सा है, ये पूछा जा सकता है। और बाकी बचता ये जो सारा पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये व्हाइट है, ठीक है, ये व्हाइट है, ये तिरंगा, ये ऑक्टागोनल शेप, और ऑक्टागोनल शेप के अंदर ही ये जो सारी चीजें इसको यहाँ पे फिट किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा ये है एंकर है, एक शील्ड है, ठीक है, शील्ड होगी, और उसके बाद मोटो है, मोटो गोल्डन कलर में है, और बाकी सारा ये सारा ब्लू है। सत्यमेव जयते जो लिखा हुआ है ये ब्लू कलर में है, ठीक है। और इसके पीछे ये जो आपका जिस चीज के ऊपर लिखा हुआ है ये सारा गोल्डन में है, गोल्डन के ऊपर ये जो चीज है ये ब्लू है, ठीक है। उसी तरह ये सारा आपका ब्लू है और ये जो लिखा हुआ है ये गोल्डन है, ठीक है। मोटो गोल्डन में लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते ब्लू में लिखा हुआ है। ये सारी चीजें बाकी सारी गोल्डन है और ये जो अंदर सारा है ये ब्लू कलर है, ठीक है। तो ये सारा जो था आपका इसके बारे में था। जो जो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, शील्ड जो है शील्ड का कलर का है, शील्ड का कलर है ब्लू, ठीक है। और क्या कहते हैं, सत्यमेव जयते कौन से उसमें लिखा हुआ है, कौन सी लिपि में लिखा हुआ है, लिपि है देवनागरी, कलर है उसका ब्लू, और जो मोटो है उसकी भी लिपि है देवनागरी, कलर है गोल्डन, ठीक है। बाकी सारी चीजें जो है गोल्डन में, ये जो आपका ये है एंकर है ये भी गोल्डन में है, जो आपके जो एम्बलम है वो भी गोल्डन में है, ठीक है। उसके अलावा आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है कि ये जो उन्होंने शील्ड जो है इंट्रोड्यूस करवाई है, शील्ड जो है इंट्रोड्यूस करवाई है वो किनसे इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो वो शिवाजी महाराज से इंस्पायर्ड है। जब शिवाजी महाराज का राज हुआ करता था ना उस टाइम पे इन्होंने क्या किया था, शिप का ना एक फ्लीट तैयार करवाया था, और जो अंग्रेज थे ना वो भी उनके जो फ्लीट थी उसकी तारीफ किया करते थे, मतलब वो इतना जबरदस्त था। तो उन्होंने जो फ्लीट अपना तैयार करवाया था ना उसमें भी एक इसी शेप का वो था, शील्ड लगाई हुई थी उन्होंने इसी शेप की। तो उसके ऊपर उन्होंने कुछ लिखवाया हुआ था, ठीक है, मतलब अपनी जो उनकी मराठी लैंग्वेज है उसमें लिखवाया हुआ था कुछ, तो उनसे इंस्पायर होके हमने ये वाली शील्ड जो है उसको लेके आए हैं, ठीक है। ऑक्टागोनल शेप की जो है, ऑक्टागोनल शेप वहां से उठाई है, ये वाली शील्ड जो है ये अलग है, ये वाला जो ऑक्टागोनल शेप है ये अलग है, ठीक है। जो महाराजा ये थे शिवाजी महाराज थे उन्होंने ऑक्टागोनल शेप की शील्ड ली हुई थी, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने मराठी लैंग्वेज में कुछ लिखवाया हुआ था, ठीक है। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर की जो क्लास थी, कंप्लीट क्लास थी, वो फिनिश हो चुकी है। 3 करंट अफेयर हमने कवर किए हैं, ठीक है। ये जो लास्ट वाला करंट अफेयर था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आप जो नियर फ्यूचर जो है क्वेश्चन जो है इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है बहुत से एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास जो कि यहीं पे ख़त्म होती है। आप जो है अपने नोट्स जो है वो बनाते रहो अच्छे से, और आपके एग्जाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। कल की जो क्लास होगी उसमें हम जो है
ये जो पीपीएससी ने जो अपना एग्ज़ाम निकाला है इसके लिए सिविल जज की पोस्ट निकाली है 159 पोस्ट, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो उसको किस तरीके से फिल करना है उसके बारे में हम जो हमारी कल की क्लास होगी वो उसके बारे में होगी, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू सो मच।